साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही संजय राउत अब जेल में जा चुके हैं, मगर बाहर उनकी आफतें कम नहीं हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे संजय राउत को लेकर अब अलीबाग में जमीन बेचने वालों ने अपना मुंह खोल दिया है और ईडी दफ्तर पहुंचकर सरकारी गवाह बनने की पेशकश भी कर डाली है। जी हां, अब संजय राउत अलीबाग लैंड डील को लेकर मुश्किलों में आने वाले हैं। मोटी रकम कैश में देकर संजय राउत ने जो चालबाजी की थी, अब उसकी पोल खुल चुकी है और अब ईडी एक और नया केस संजय राउत पर बनाने जा रही है, जिसमें ईडी को गवाह भी मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलीबाग लैंड डील को लेकर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने पूछताछ के दौरान एक सवाल के जवाब में खुद ईडी को इस बात का इशारा दिया था, जिसके बाद ईडी ने तलाश की तो वाकई में अलीबाग लैंड डील में कई बड़ी गड़बड़ियां मिली। तो अब कितने बड़े संकट में फंसने वाले हैं संजय राउत? राउत ने ऐसा क्या किया था अलीबाग लैंड डील में और सरकारी गवाह बनाकर ईडी अब कौन सा मोहरा चलने वाली है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो पात्रा चौल घोटाले के केस में अरेस्ट किए गए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ईडी की ओर से एक नया दावा किया गया है कि संजय राउत ने अपराध के जरिए आई रकम का इस्तेमाल मुंबई के अलीबाग में जमीनों को खरीदने के लिए किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष पीएमएलए कोर्ट को बताया कि जमीन बेचने वालों ने भी संजय राउत की ओर से खरीद करने की पुष्टि कर दी है। ईडी का कहना है कि संजय राउत ने जिन 5 लोगों से जमीन की खरीद की थी, उनमें से 2 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इन लोगों के नाम उन दस्तावेजों में भी पाए गए थे जिन दस्तावेजों को संजय राउत के घर पर हुई ईडी की रेड के दौरान बरामद किया गया था। पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट में भी बताया कि संजय राउत ने अलीबाग में पत्नी के नाम पर 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश में दिए थे। ईडी का दावा है कि संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिलता था। संजय राउत के लिए प्रवीण फ्रंटमैन की तरह थे। वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश में भेजते थे और जमीन खरीदने के लिए संजय राउत ने अपराध के जरिए आए इन 3 करोड़ कैश का इस्तेमाल किया था, जो कि पूरी तरह कानून के खिलाफ है। ईडी का दावा है कि जमीन बेचने वालों ने स्वीकार कर लिया है कि उन्हें उतनी ही रकम मिली थी जितनी बरामद किए गए दस्तावेजों में लिखी है। ईडी ने कहा कि जमीन बेचने वाले विक्रेताओं ने स्वीकार किया है कि इस डील के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए कैश में रकम मिली थी। ईडी का दावा है कि जमीन बेचने वालों ने बयान में कहा है कि वो कैश में रकम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो तो फेयर डील करना चाहते थे, मगर उन्हें ये जमीन संजय राउत को बेचने के लिए दबाव में डाला गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अलीबाग जमीन के विक्रेता खुद कैश में रकम नहीं चाहते थे और इस जमीन को बेचने के विचार में भी नहीं थे, मगर उन पर प्रेशर बनाया गया और संजय राउत को ये जमीनें बेचने को मजबूर किया गया। सूत्रों के मुताबिक जमीन बेचने वाले विक्रेताओं का कहना है कि हम जांच एजेंसी के साथ हैं क्योंकि हम खुद संजय राउत के भुक्तभोगी हैं। हमने खुद इस डील को मजबूरी में किया था और अब ईडी की टीम जहां चाहेगी वहां हम बयान देने को तैयार हैं। यानी इसका मतलब साफ है कि जमीन बेचने वाले विक्रेता सरकारी गवाही को भी तैयार हैं और अगर ये लोग कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा देते हैं तो संजय राउत का जेल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही साथ केस में अलग से धाराएं भी लग जाएंगी। वहीं सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को उन 5 लोगों की तलाश पहले से थी जिनसे संजय राउत ने ये जमीनें खरीदी थी, मगर जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ की गई थी तो वर्षा राउत ने एक सवाल के जवाब में उन 5 लोगों का जिक्र किया था, जिसके जरिए ईडी की टीम उन लोगों तक पहुंची। अब ईडी का दावा है कि 5 में से 2 विक्रेताओं ने ईडी दफ्तर में बयान दर्ज करा दिए हैं और वो कोर्ट में भी बयान देने को तैयार हैं।
तो इसका मतलब साफ है कि संजय राउत अब एक और मुश्किल में फंसने वाले हैं। ईडी के मोहरों की चाल में राउत बुरी तरह उलझते जा रहे हैं और अब अलीबाग लैंड डील राउत के लिए कब्र में एक और कील का काम करेगी। तो संजय राउत की 3 करोड़ कैश में देने की चालबाजी पर हुए इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या अभी राउत को लेकर और भी खुलासे होना बाकी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है। उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैसों का हर हिसाब डायरी में नोट करते हैं और शायद यही आदत संजय राउत की भी रही हो। सूत्रों की माने तो संजय राउत भी हर मोटे लेन देन का हिसाब लिखित में रखा करते थे। वो सालों से एक डायरी में अपने फाइनेंशियल हिसाब को लिखते आए हैं और ईडी को अब उस डायरी की तलाश है। अब जब ईडी ने संजय राउत के घर छापेमारी की थी तो उस वक्त टीम ने काफी कोशिश की थी कि वो उस डायरी तक पहुंच जाए, मगर टीम को वो डायरी नहीं मिली। अब तक ईडी की टीम ने संजय राउत से उस डायरी का जिक्र भी नहीं किया, मगर जब 6 अगस्त को वर्षा राउत ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची तो ईडी ने अपने सवालों की लिस्ट में उस डायरी का सवाल भी पूछ डाला, जिसको सुनकर वर्षा राउत की तबीयत बिगड़ गई। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की टीम ने वर्षा राउत से करीब 25 सवाल किए थे, जिसके लिए तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ चली। सामने आया है कि वर्षा ने ईडी के हर सवाल का जवाब भी दिया और वर्षा से 10 घंटे की ये पूछताछ 5 घंटे में ही खत्म हो जाती, क्योंकि वर्षा ने बिना वक्त गवाए सवालों के जवाब दिए थे, ऐसा सूत्रों का कहना है। मगर मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ईडी का 19वां सवाल वर्षा राउत को परेशान कर गया और उसके बाद तो काफी देर तक पूछताछ को बीच में ही रोकना पड़ गया। तो सामने आया है कि ईडी ने वर्षा से पूछा कि हमें वो डायरी चाहिए जिसमें संजय राउत ने पैसों के लेन देन को लिखित में रखा है। अब वर्षा राउत को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि ईडी की टीम को उस डायरी के बारे में पता है, क्योंकि उस डायरी के बारे में सिर्फ संजय राउत और वर्षा राउत ही जानते हैं और किसी को उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। मगर ईडी के मुंह से डायरी का जिक्र सुनते ही वर्षा राउत घबरा गई और वर्षा का बीपी भी लो हो गया। सूत्रों की माने तो वर्षा राउत की हालत को देखते हुए ईडी की टीम ने तुरंत पूछताछ को बीच में ही रोक दिया और वर्षा को पानी पिलाया गया और कॉफी भी पिलाई गई। मगर इसके बाद भी वर्षा राउत की हालत स्थिर नहीं हुई और उनके हाथ पांव कांपने लगे। सूत्रों की माने तो करीब 3.5 घंटे तक वर्षा राउत की हालत खराब ही रही और इसके बाद ईडी की टीम ने वर्षा राउत को जाने के लिए कह दिया। मगर आगे देखिए क्या हुआ। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि वर्षा राउत जब ईडी दफ्तर से निकली तो उनकी हालत बेहद खराब थी और उसकी वजह अब सामने आ रही है। आखिर उस डायरी में ऐसे कौन से राज हैं जिसके बाहर आने का डर वर्षा राउत को इतना ज्यादा परेशान कर गया? क्या पात्रा चौल घोटाले के अलावा कुछ और भी आपराधिक लेन देन किया गया है? आखिर क्यों वर्षा राउत डायरी के नाम से ही इतना ज्यादा परेशान हो गई? आपको क्या लगता है, आखिर क्या है उस डायरी में? क्या कुछ और भी भयानक खुलासे उस डायरी के जरिए हो सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।